मतलब अगर इंडियन सॉइल के बाहर कुछ प्रोड्यूस होता है वो जीडीपी में नहीं जुड़ेगा। चाहे वो अंबानी ने प्रोड्यूस करा, अंबानी ने श्रीलंका में कुछ मैन्युफैक्चर करा, वो जीडीपी में नहीं जुड़ेगा। वो इंडियन है लेकिन उसने इंडियन सॉइल के बाहर प्रोड्यूस करा है, वो जीडीपी में नहीं जुड़ेगा। ठीक है, अंबानी अडानी अगर साउथ अफ्रीका में कुछ बिजनेस करें वो जीडीपी में नहीं जुड़ेगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी में। अभी हम बात जीडीपी की ही कर रहे थे, तो जीडीपी क्या है? देखो, जीडीपी में स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट से, वर्ड से समझना है। स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट क्या होते हैं? प्रोडक्ट होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी हम मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, या तो सामान खरीद के ला रहे हैं थैले में, घर ले आए, या फिर हम सर्विसेज का पेमेंट कर रहे हैं। सर्विसेज का पेमेंट का मतलब हो गया कि हमने पैसा खर्च करा लेकिन सामान तो लेके नहीं आए, तभी पैसा खर्च करते हैं। जैसे किसमें? हाँ, टेम्पो में बैठ के आए, बस में बैठ के गए। हाँ, कोचिंग इंडस्ट्री भी सर्विस इंडस्ट्री है। ठीक है, तो जहाँ से तुम सामान खरीद के थोड़ी लेके जा रहे हो। एजुकेशन इंडस्ट्री एक सर्विस इंडस्ट्री है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री एक सर्विस इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री एक सर्विस इंडस्ट्री है। अगर सामान नहीं बेचा जा रहा है, हॉस्पिटल में कंसल्टेशन, इलाज कराया, ऑपरेशन का, वो एक सर्विस इंडस्ट्री है जहाँ सामान नहीं खरीद रहे हम। ठीक है, और मोबाइल रिचार्ज कराया, इंटरनेट एक सर्विस है। मोबाइल रिचार्ज कर रहे हो, इंटरनेट भी सर्विस है। तो हम मार्केट में सामान खरीदने का पेमेंट कर रहे हैं या तो सर्विस यूज करने का पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो होता है प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज। और यहां पर डोमेस्टिक वर्ड लग गया, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब इंडियन सॉइल में। यहां पर डोमेस्टिक वर्ड का मतलब हो गया इंडियन सॉइल। इंडियन सॉइल में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, ग्रॉस का मतलब ऑल, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है इंडियन सॉइल में, उसकी मनी के टर्म्स में जो वैल्यू है, मनी वैल्यू मतलब टोटल मनी वैल्यू, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, वो जीडीपी होता है। मतलब जीडीपी इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। ठीक है, अभी हम डेफिनेशन वगैरह नहीं लिख रहे हैं, अभी थोड़ा स्पीड में चलेंगे, थोड़ा ओवरव्यू लेंगे, फिर आगे हम पूरा डिटेल में करेंगे डिस्कस। अभी हम थोड़ा स्पीड में एक ओवरव्यू ले लेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो जीडीपी मनी वैल्यू है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। यहाँ पर गिवन पीरियड क्या बोला मैंने? जोग्राफिकल बाउंड्री तो समझ गए, इंडियन सॉइल। मतलब अगर इंडियन सॉइल के बाहर कुछ प्रोड्यूस होता है वो जीडीपी में नहीं जुड़ेगा। चाहे वो अंबानी ने प्रोड्यूस करा, अंबानी ने श्रीलंका में कुछ मैन्युफैक्चर करा, वो जीडीपी में नहीं जुड़ेगा। वो इंडियन है लेकिन उसने इंडियन सॉइल के बाहर प्रोड्यूस करा है, वो जीडीपी में नहीं जुड़ेगा। ठीक है, अंबानी अडानी अगर साउथ अफ्रीका में कुछ बिजनेस करें, वो जीडीपी में नहीं जुड़ेगा। मतलब इसका ये भी है, क्योंकि इंडियन सॉइल, यहां पर सिटीजनशिप की बात नहीं हो रही, कोई फॉरेनर इंडियन सॉइल में प्रोड्यूस करे वो जीडीपी में जुड़ेगा। होंडा जापानीज कंपनी इंडियन सॉइल में जो भी धंधा करेगी, बिजनेस करेगी, वो जीडीपी में जुड़ेगा। तो इसका मतलब है फॉरेनर्स एज वेल एज इंडियंस जो भी इंडियन सॉइल में बिजनेस करेंगे वो जीडीपी में जुड़ेगा, क्योंकि यहां पर इंडियन सॉइल इंपॉर्टेंट है, सिटीजनशिप इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, कोई जुपिटर से आ जाए, इंडियन सॉइल में धंधा करेगा, वो जीडीपी में जुड़ेगा। जुपिटर से आने के बाद इंडियन सॉइल इंपॉर्टेंट है, हमें ये नहीं देखना वो आया कहां से, कैसे आया, क्या आया, हमें कोई मतलब नहीं। इंडियन सॉइल में धंधा करा, इंडिया के बाजार में धंधा किया उसने, वो जीडीपी में जुड़ेगा। हाँ हाँ, ना वो नहीं जुड़ेगा जीडीपी में ना, वो जुड़ेगा नेशनल इनकम में, वो जीएनपी में जुड़ेगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसमें फिर सिटीजनशिप देखी जाएगी। यहां पर केवल इंडियन सॉइल देखा जाएगा, सॉइल इंपॉर्टेंट है यहां पर, क्योंकि ये लिखा हुआ ना डोमेस्टिक, इसकी वजह से एक क्लैरिटी मिल जाती है कि इंडियन सॉइल, बस इंडियन सॉइल में। ठीक है, तो ये हमारा जीडीपी। अब इसको भी हम डिवाइड कैसे करते हैं? सेक्टर वाइज। ये जो भी जीडीपी है हमारा, 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। सेकेंडरी और टर्सरी।
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल। हमने क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज की बात करी ना, नेचुरल प्रोडक्ट या नेचुरल गुड्स लिखो तब ज्यादा बेहतर रहेगा, नेचुरल गुड्स। और ये आर्टिफिशियल गुड्स है, आर्टिफिशियल मशीनों से बनाया हुआ। ठीक है, नेचुरल गुड्स में हमारा एग्रीकल्चर आ गया, फिशरीज आ गया, ठीक है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट आ गए, फॉरेस्ट प्रोडक्ट आ गए, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री आ गया, जो भी नेचुरल है, जो भी नेचुरल है, एनिमल हस्बेंड्री। सेकेंडरी सेक्टर को क्योंकि आर्टिफिशियल है तो मशीनों से बनाई हुई चीजें होंगी, तो ये तो फिर इंडस्ट्री में बनेंगी, फैक्ट्री में। ये तो फैक्ट्री में नहीं बन रही है, ठीक है, मेनली। तो इसे हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसमें हमारा जैसे एग्जाम्पल सिंपल है भाई, कार हो गया, मोबाइल हो गया, ये तो मशीनों से बन रहा है ना। एसी हो गया, मशीनों से बन रहा है। टीवी हो गया, जो मशीनों से बनाई गई चीजें हैं, उगाई नहीं गई, नेचुरल नहीं है, ठीक है, आर्टिफिशियली क्रिएट की गई चीजें। टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे थे गुड्स एंड सर्विसेज की, तो गुड्स दो कैटेगरी में डिवाइड होगी, नेचुरल और आर्टिफिशियल। और ये इसे सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। इसमें चाहे एजुकेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, ठीक है, टेलीकॉम की सर्विसेज हो, हॉस्पिटल हो, होटल हो, आईटी की सर्विसेज हो, कई सारी चीजें हैं। अब हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का सबसे ज्यादा है? कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जीडीपी का मतलब है कि कितने मनी वैल्यू का धंधा करा हमने, देसी भाषा में समझे, हमारे देश में कितने मनी वैल्यू का धंधा हुआ पैसों की टर्म्स में। तो सबसे ज्यादा धंधा किसका? लगभग 57% टर्सरी सेक्टर का। तुम खुद ही अपनी फैमिली में देखो, सबसे ज्यादा पैसा अगर एक साल में देखें खर्च किस चीज में होता है, इसमें ज्यादा पैसा खर्च होता होगा, ठीक है। तो जैसे एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन ही सबसे महंगी है, कोचिंग की फीस भी ठीक ठाक है, ठीक है, स्कूल की फीस भी बहुत ज़्यादा है, कॉलेज की फीस भी उधार लेना पड़ता है माँ बाप को कॉलेज आजकल बच्चों को पढ़ाने के लिए, बिना उधार के काम नहीं चलता, क्योंकि फीस ही इतनी ज़्यादा है कॉलेजेस की। सिंपल ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमबीए, बीटेक, बहुत पैसा खर्च हो रहा है बच्चों की एजुकेशन में। और बच्चे इतने महान, पूरी लगन से माँ बाप को बोल रहे हैं हम आपको रिटर्न देंगे, चिंता मत करो, हम पूरी ईमानदारी से दिखा रहे हैं, माँ बाप को बोल रहे हैं ईमानदारी से पढ़ रहे हैं हम, है ना। तो 57% कंट्रीब्यूशन है इसका जीडीपी में, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर का भी हमने बात करी, 15% कंट्रीब्यूशन है इसका, लगभग अप्रॉक्स लिख रहा हूँ मैं, 20, कहीं ऐसा भी हो सकता है 27 हो, 29 हो, अप्रॉक्स इतना ही है, 28%, ठीक है। हम एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी इसीलिए तो बोल रहे थे कि क्योंकि पॉपुलेशन जो है इसमें 50% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो इसका 15% है, लेकिन पॉपुलेशन डिपेंडेंट इसके ऊपर 50% है। इसीलिए हम बोल रहे हैं एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, इसीलिए हम बोल रहे हैं एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, क्योंकि आधा देश तो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। इसीलिए वोट बैंक पॉलिटिक्स चलती है ना, कि ये सरकार किसान विरोधी है, ये सरकार ओबीसी विरोधी है, 50% से ज्यादा पॉपुलेशन ओबीसी है, 52% मंडल कमीशन के हिसाब से। तो मेजॉरिटी को बताने के लिए कि भैया ये सरकार देखो तुम्हारे विरोध में है, आप हमें वोट दो, हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे, ठीक है। इसीलिए तो जो अमीर लोग हैं उनका पॉपुलेशन तो 1% से कम होगा, तो उनको टारगेट करो, बाकी 99% को खुश करने की कोशिश करो। पॉलिटिक्स 1% को टारगेट करो, अमीरों को, अंबानी, अडानी, ये जितने भी हैं, और बाकी 99% पॉपुलेशन खुश होगी तो वोट देगी। सपोर्ट तो वही है ना, वोट बैंक वही है। हाँ, यहां पर कितनी % पॉपुलेशन? हाँ, कितनी % पॉपुलेशन? 30%। और यहां पर सॉरी, ये 30% और ये 20%, ये 20% पॉपुलेशन लगभग।
तो 30% पॉपुलेशन इसके ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब ये है कि अगर 100 रुपये का धंधा किया है और 100 लोग देश में रहते हैं, तो 50 लोगों ने 15 रुपये कमाए, 20 लोगों ने 28 और 30 लोगों ने 57। तो एक आदमी की कमाई 2 रुपये हुई, एक आदमी की कमाई यहाँ पर 1.5 रुपये हुई, और एक आदमी की कमाई यहाँ पर 30 पैसे हुई। मोटा मोटा समझे अगर। तो यहां पर क्या है कि इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है। इनइक्वालिटी इंक्रीज होती जाएगी हमारे समाज में, इनइक्वालिटी बढ़ेगी ना, क्योंकि ज्यादा लोग बहुत कम कमा रहे हैं और कम लोग ज्यादा कमा रहे हैं। ठीक है, ज्यादा लोग कम कमा रहे हैं, कम लोग ज्यादा कमा रहे हैं। ठीक है, एक और चीज इसमें समझना इंपॉर्टेंट है कि जब पूरा मतलब उसमें देखें एंशिएंट हिस्ट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटी पहले से सदियों से चली आ रही। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जब चली आ रही, तो शुरुआत में किसी भी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का होता है? प्राइमरी। पहले तो ये सर्विसेज कम होगा, बहुत ही कम। एजुकेशन रहा होगा ज्यादा से ज्यादा, थोड़ा बहुत दान दक्षिणा। ठीक है, ये कुछ चीजें, मशीनें तो रही नहीं, सब मैनुअल तरीके से ही बनता था, नेचुरल प्रोडक्ट ही थे मैक्सिमम। तो किसी भी इकोनॉमी में सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर ही डोमिनेट करता है। ठीक है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ होगा 1750s में, इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ, स्टीम इंजन बना, तो उसके बाद फिर मशीनों से चीजें बननी स्टार्ट हुई। तो फिर इकोनॉमी में इसका डोमिनेंस बढ़ने लगेगा, इसका डोमिनेंस कम होने लगेगा। मतलब इकोनॉमी ट्रांजिशन के फेज में ऐसे जाती है। प्राइमरी सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी होती है शुरुआत में, एंशिएंट टाइम पे, पहले के टाइम पे। फिर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ होगा 1750s के बाद, इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ, फिर यूरोपियन कंट्रीज, फिर इंडिया में भी धीरे धीरे करके पहुंचा। ठीक है, तो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन इसका बढ़ेगा। फिर धीरे धीरे करके सर्विस सेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन बढ़ने लगेगा। भाई अब मैन्युफैक्चरिंग भी तो कितना ही करेंगे, सर्विस सेक्टर भी ग्रो करने लगेगा। तो एक ट्रांजिशन का फेज है हमारी इकोनॉमी में। कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा पहले प्राइमरी सेक्टर का होता है, फिर सेकेंडरी सेक्टर का होता है, फिर टर्सरी सेक्टर का होता है। यूएस में ऐसा ही है, पहले प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था, फिर सेकेंडरी सेक्टर। अब यूएस में क्या है, सबसे ज्यादा टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, लगभग इस 80% यूएस में टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है उनके जीडीपी में। 80%, 80% के करीब यूएस में। और उनकी पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में कितनी डिपेंडेंट है? केवल 1%। इंडिया में 50% पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है, यूएस में केवल 1% पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, केवल 1%। ऑस्ट्रेलिया में 2% है, सिंगल डिजिट में है ज्यादातर कंट्रीज में, इंडिया में 50%। उसके पीछे रीजन क्या है? अच्छा, कौन सी कंट्री? अमेरिका तो इस फेज में है ना। अमेरिका में इकोनॉमी में जो डोमिनेंस है, अमेरिका इस फेज में है, और चाइना इस फेज में है, सेकेंड फेज में। चाइना प्राइमरी सेक्टर में का डोमिनेशन था। अब अभी फिलहाल चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डोमिनेशन है, चाइनीज प्रोडक्ट पहुंचे हुए पूरी दुनिया में। ठीक है, तो इसका डोमिनेशन है चाइना की इकोनॉमी में। इंडिया की इकोनॉमी में हमें दिख रहा है इसका डोमिनेशन है फिलहाल। पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो इसका, कंट्रीब्यूशन के हिसाब से देखें तो इसका। पॉपुलेशन के हिसाब से देखते हैं तो हम बोलते हैं फिर कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है अभी हमारी, ट्रेडिशनल तरीके से ही चल रहा है, मैकेनाइजेशन हुआ ही नहीं है, मॉडर्नाइजेशन इतना ज़्यादा हुआ ही नहीं है, ट्रांजिशन है। हाँ, तो अब इंडिया इसका मतलब यहां पर पहुंच गया, तो यहां भी तो पहुंचा होगा? नहीं पहुंचा। इंडिया ने सीधे, इंडिया को उछलने की बहुत आदत है इंडिया जंप करके सीधे यहां गया है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कभी अच्छा कर ही नहीं पाया, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। इसीलिए पॉपुलेशन जो है ना यहां पर है ज़्यादा। ये जो पॉपुलेशन होती है, इसके लिए पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उस पर्टिकुलर कंट्री में ग्रो करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, चाइना आगे इसीलिए निकला क्योंकि उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया। किस चीज़ में? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। क्वालिटी प्रोडक्ट है ना चाइना के, क्योंकि देखो हम तो खुद ही नहीं खरीद रहे इंडिया की, इंडियन कंपनी के प्रोडक्ट्स।
ज्यादातर क्लास में मोबाइल भी तो वीवो, ओप्पो, रियलमी, शाओमी, चाइनीज ही होंगे क्लास में। हाँ, क्योंकि वो अच्छे नहीं है इंडिया के। वो कौन सा है वो, लावा मोबाइल होगा ही नहीं किसी पे। लावा, और कौन सा हो? अच्छा, हाँ, तो लावा मोबाइल है, और भी है एक दो और, माइक्रोमैक्स। तो कोई हम खुद ही चाइनीज प्रोडक्ट खरीद रहे हैं क्योंकि क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है इंडियन प्रोडक्ट के मुकाबले। उन्होंने शुरू में पैसा खर्च करा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। जब हम इन चीज़ों में पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, आईसी चिप्स हैं, ठीक है, सिलिकॉन चिप्स, इसमें बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। इसके आउटकम निकलते हैं बाद में, मतलब 15-20 साल बाद आउटकम निकलते हैं। अब इंडिया उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है कि ऐसी चीज़ों में पैसा लगाए, था नहीं, मतलब आप तो कर रहे हैं थोड़ा बहुत, कि 15-20 साल बाद आउटकम निकले। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, डेमोक्रेसी है, हर 5 साल में इलेक्शन हो रहे हैं लोकसभा के, और हर साल राज्यसभा के, ये विधानसभा के चुनाव होते हैं। तो सरकार को ये चिंता रहती है कि चुनाव कैसे जीते। तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे खर्च करके चुनाव क्यों हारे? चुनाव जीतने के लिए कुछ फ्री अनाउंसमेंट कर देते हैं ना, ये फ्री देंगे, ये सुविधा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा इतना ज़्यादा खर्च नहीं हुआ हमारा, जिस वजह से हम मैन्युफैक्चरिंग में ब्लैक करते चले गए। जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है तो उसके कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, तो नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। चाइना में क्या है, डेमोक्रेसी नहीं है। वहाँ पर उन्हें पता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ही रूल करने वाली है, तो वो लॉन्ग टर्म प्लान बना सकते हैं, 20 साल, 25 साल, 30 साल का। वो अगर 15 साल के लिए पैसा डाल रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो उन्हें चुनाव में तो उतरना नहीं है। जनता कुछ थोड़ी बोलेगी, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई चॉइस ही नहीं है जनता के पास, कम्युनिस्ट पार्टी ही रूल करेगी। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ही आपस में वोट करते हैं, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, सिंगल पार्टी रूल है। इंडिया में क्योंकि जो भी सरकार होगी उसे चुनाव जीतना है, तो उसे कुछ ना कुछ अनाउंस करना पड़ेगा सोशल वेलफेयर के लिए, ठीक है, कुछ ना कुछ अनाउंस करना पड़ेगा। इसीलिए इंडिया क्या है कि यहाँ पर ना शॉर्ट टर्म प्लान, छोटे छोटे प्लान बनेंगे, बड़े प्लान नहीं बनते। अब बन रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा फिर भी नहीं डाल सकते। बड़े प्लान बन रहे हैं लंबे लंबे टाइम पीरियड के, लेकिन उन बड़े प्लान में थोड़ा थोड़ा ही पैसा डाल सकती है सरकार, की मजबूरी है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं डाल सकते। अब फिर ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो हैं, चाहे वो ये स्क्रीन हो, कैमरा हो, हर चीज़ में इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो हर चीज़ में वो है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमने अगर इंटीग्रेटेड सर्किट में बहुत कुछ अच्छा कर लिया, पता चला जब तक हमने डिस्कवर करा कुछ, तब तक वो आउटडेटेड हो गया, नई चीज़ आ गई, तो एक खतरा ही है। तो इसलिए इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है ना, आईसी चिप्स वगैरह, मेमोरी कार्ड और ये सब, ये मैक्सिमम कहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं आईसी चिप्स? ये चाइना हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, ताइवान हो गया, ये 4-5 जो कंट्रीज़ हैं उस एरिया की, वहीं पर सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा। तो ग्लोबल डिपेंडेंसी भी है उनके ऊपर। उन्होंने पैसा खर्च करा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उन्हें रिवॉर्ड मिल रहे हैं। हम अब पैसा खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, PLI स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उसमें इंकरेज किया जा रहा है अलग अलग सेक्टर्स को। मेक इन इंडिया कैंपेन इसीलिए भी है। मेक इन इंडिया में क्या है कि दुनिया की कंपनीज को बोल रहे हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए इंडिया आओ, बेचो कहीं भी, मैन्युफैक्चर करने के लिए इंडिया आओ। क्योंकि मेन सिरदर्द हमारा ये है, क्योंकि अगर नौकरियां क्रिएट नहीं हुई तो फिर क्या होगा? यूथ सड़कों पे उतरेगा, नेताओं को पकड़ पकड़ के मारेगा। माहौल क्योंकि कई देशों का खराब हुआ है, नेपाल हो गया, ठीक है, बांग्लादेश। जब नौकरियां नहीं होंगी तो कुछ भी हो सकता है भाई। सरकार के लिए सिरदर्द है नौकरियां क्रिएट करना। नौकरियां क्रिएट करने के लिए ये ही हमारे पास एक रास्ता है, यही लेबर इंटेंसिव है। ये लेबर इंटेंसिव नहीं होता सर्विस सेक्टर। इसमें जो आईटी कंपनीज हैं वो 2-3 लोग ही एक कमरे में बैठ के 100 करोड़ का धंधा कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ बना दिया, 500 करोड़ का धंधा कर सकते हैं। लेकिन ये 500 करोड़ का धंधा करेंगे तो ये 5,000 लोगों को नौकरी देके करेंगे। ये लेबर इंटेंसिव है। मैन्युफैक्चरिंग है ना, फैक्ट्री में बनाना है माल, तो बहुत सारे लोग रखने पड़ेंगे ना, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, ग्रुप डी भी रखना पड़ेगा, हर तरीके के, क्लर्क भी रखना पड़ेगा, कैशियर भी रखना पड़ेगा, हर तरीके के लोग रखने पड़ते हैं। तो यही लेबर इंटेंसिव है। तो हमारे देश में पॉपुलेशन इतनी सारी है कि इस पॉपुलेशन को इधर अगर डाइवर्ट करना है तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जॉब्स क्रिएट करनी है।
और यहां पर जॉब क्रिएट तभी होंगी जब फॉरेन कंपनीज भी आएंगी। इंडियन कंपनीज तो इन्वेस्टमेंट करेंगी, अंबानी अडानी, इनको भी इंकरेज करना है कि भाई आप मैन्युफैक्चरिंग करो, लेकिन उसके लिए फिर मार्केट भी तो होना चाहिए कि दुनिया में बेचें। मार्केट लिंक भी बढ़ाना है, लोगों की पेइंग कैपेसिटी भी बढ़ानी है, ठीक है। और दुनिया की कंपनीज इंडिया आए। अब वो कब आएंगी दुनिया की कंपनीज इंडिया? जब क्या होगा, जब उन्हें स्किल्ड लेबर यहां पर मिलेगी। तुम मान लो तुम्हारी कंपनी है, तुम ऐसी जगह फैक्ट्री कभी नहीं लगाओगे जहां पर स्किल्ड लेबर नहीं होगी। तुम उत्तरकाशी में जाके फैक्ट्री नहीं लगाओगे, क्योंकि उत्तरकाशी में तुम सोचोगे यार लेबर कहां मिलेगी, स्किल्ड लेबर वहां पर नौकरी कौन करेगा? ना देहरादून वाला तो वहां जाएगा नहीं पहाड़ में नौकरी करने के लिए, पहाड़ के लोगों को रखेंगे, उन्हें काम सिखाना पड़ेगा, उन्हें आता नहीं होगा, तो तुम फैक्ट्री वहां लगाओगे नहीं। तुम फैक्ट्री ऐसी जगह लगाओगे जहां पर तुम्हें वर्कर्स, लेबर, स्किल्ड लेबर इजीली मिल जाए। तो जब हम खुद ही नहीं लगा रहे पहाड़ों में फैक्ट्री, तो अमेरिका वाले इंडिया में आके फैक्ट्री क्यों लगाए? उन्हें ये भी तो टेंशन होगी स्किल्ड लेबर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मार्केट होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर एक माहौल बनाना पड़ेगा। और फिर यहां पर फिर रेड टिपिज्म होता है, हर चीज एडमिनिस्ट्रेटिव डीले वगैरह, कई चीजें, करप्शन, बहुत सारी चीजें। करप्शन को खत्म करना, रेड टिपिज्म को खत्म करना, फिर यहां पर स्किल्ड लेबर मिल जाए। इसीलिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, मोदी जी ने चलाए, कि कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में आए तो उसे दिखे कि यहां पर तो बहुत सारी स्किल्ड लेबर अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हर चीज की स्किल अवेलेबल है। तो रिक्रूटमेंट भी इजीली हो जाएगा, लोगों को काम आता होगा, बिजनेस करना इजी होगा, ठीक है। फिर एडवांटेज इसका भी हो रहा है क्योंकि एक चाइना +1 पॉलिसी कुछ सुना है? हाँ, चाइना +1 पॉलिसी क्या है? चाइना +1 पॉलिसी ये है कि जो ग्लोबल कंपनीज थी वो डिपेंडेंट, मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा कहां पर हो रही है? चाइना में, जो साउथ चाइना सी के आसपास जो कोस्टल एरिया है चाइना का, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वहां पर है। वहीं से मैन्युफैक्चर होकर पूरी दुनिया में माल पहुंच रहा है, इंडिया में भी पहुंच रहा है बहुत माल। तो इतना सामान अगर वहां से पहुंच रहा है तो डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर होगी। और कोविड आया तो यहां पे आईसी चिप्स, मेमोरी कार्ड, उनकी भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। और पूरी दुनिया में ही मैन्युफैक्चरिंग को लेकर प्रॉब्लम हो गई थी। तो एक तो कोविड के टाइम पे प्रॉब्लम ये नजर आई कि भाई कॉन्सेंट्रेशन जो है मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल लेवल पे एक पर्टिकुलर एरिया में है ज्यादा, चाइना में। एक प्रॉब्लम ये आई। दूसरी प्रॉब्लम ये आई कि एक तो कॉन्सेंट्रेशन हो गया, दूसरी प्रॉब्लम ये आई कि यूएस और चाइना के बीच में कुछ ना कुछ टेंशन चल रही है, और अगर सिचुएशन बिगड़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग तो फिर चाइना में हो रही है, तो ग्लोबल सप्लाई डिस्ट्रप्शन होगा, ठीक है। एक तो बीमारी की वजह से, कोविड की वजह से फील हुआ कि भैया कोविड के टाइम पे वो लॉकडाउन हो गया पूरा चाइना में, उस एरिया में, तो मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉब्लम हो गई। यहां पर कंप्यूटर उस टाइम पे एक शॉर्ट टर्म में कई सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी, रेट बढ़ गए थे हर चीज के, ठीक है। दूसरा, यूएस चाइना का क्लैशेस वगैरह चल रहे हैं। तो दुनिया की कंपनीज अब क्या कर रही हैं कि चाइना के अलावा एक और ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही है कि चाइना +1 एक और तो ऑल्टरनेटिव ढूंढे जहां पर हम मैन्युफैक्चर करें। तो अब दुनिया की कंपनी चाइना में अगर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जा रही है तो साथ में एक और कंट्री देख रही है ऑल्टरनेटिव। इंडिया हो सकता है, और भी देशों में जा सकते हैं, लेकिन इंडिया एक ऑल्टरनेटिव है उनके लिए। अब उसे चाइना +1 पॉलिसी बोलेंगे ग्लोबल लेवल पे कंपनीज की, कि चाइना के अलावा किसी और कंट्री में भी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अपनी यूनिट एस्टैब्लिश करो। चाहे वो टेस्ला हो, वो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो अब उसे लगेगा इंडिया या किसी और कंट्री में भी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ठीक है, ताकि उनके लिए एक जो है वो जो सेफ्टी है, सेफ्टी कंसर्न हो गया या रिस्क मैनेजमेंट हो गया, उसे इंश्योर किया जा सके। तो उसका भी एडवांटेज हमें मिल सकता है इस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो इंडिया एक्सेप्शन है जो कि प्राइमरी से डायरेक्टली टर्सरी सेक्टर की तरफ जंप करा है। इंडिया एक्सेप्शन है। इंडिया क्या है? एक्सेप्शन है, जो इस ट्रांजिशन के फेज को इंडिया ने फॉलो नहीं करा है, डायरेक्टली जंप कर गया। और अभी सरकार का कंसंट्रेशन है कि सरकार ये ध्यान दे रही है कि वह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा ग्रो करना चाहिए। इसमें इसके लिए स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, चाहे मुद्रा स्कीम हो, लोगों को इनकरेज किया जा रहा है। सरकार, मोदी जी यही तो बोल रहे हैं कि जॉब क्रिएटर बनो, जॉब सीकर नहीं। नौकरी मांगने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो, क्रिएट करने वाले बनो। मतलब मोदी जी कह रहे तैयारी वारी मत करो
अपना बिजनेस बिजनेस करो, धंधा वंधा हम तो दे नहीं पाएंगे देखो। मतलब इनडायरेक्टली यही तो कहना चाह रहे हैं कि तुम धंधा करो, बिजनेस करो, और धंधा करोगे, बिजनेस करोगे, दो चार लोगों को नौकरी पे रखोगे, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा। अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा तो यूथ का गुस्सा कम होगा सरकार से। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, यूथ का गुस्सा बढ़ेगा, निराशावाद बढ़ेगा, तख्ता पलट होगा, या सरकार बदल दी जाएगी। ये तो समझ ही रहे होंगे मोदी जी, इसीलिए तो सारा जोर इसी पे है। फिर जीतना है चुनाव तो क्या करें? ठीक है, नौकरियां